नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करना अब अपराध हो गया है? क्या हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां बोलने की आज़ादी को देशद्रोह का लेबल चिपका दिया गया है? क्या हमारा लोकतंत्र अब सत्ता के डर और दबाव के नीचे दम तोड़ रहा है? आज की हमारी रिपोर्ट एक ऐसे फैसले पर आधारित है जो पूरे देश की न्याय प्रणाली, अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की मर्यादा को फिर से सामने लाकर खड़ा करता है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये हर उस भारतीय का है जो अपनी विचारों को, अपनी विचारधारा को सोशल मीडिया पर रखता है, जो सवाल पूछता है, जो असहमति जताता है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ी जा रही है और ये लड़ाई लगातार जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पर मोहम्मद आमिर अहमद उर्फ अली खान महमूदाबाद के मामले में सुनवाई हुई। आप जानते हैं इनके खिलाफ हरियाणा राज्य में दो FIR दर्ज की गई थी, पहली 17 मई 2025 को और दूसरी 18 मई 2025 को। इन FIR की वजह से उनके द्वारा किए गए 2 सोशल मीडिया पोस्ट थे, एक 8 मई का और दूसरा 11 मई का। यह पोस्ट हाल ही में पहलगांव में हुए आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में था। इस तनाव के चक्कर में पता नहीं कहां प्रतिबंध लगाने की सरकार ने कोशिश करी। आपके अपने चैनल 4 PM को भी बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 4 PM को शुरू किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पोस्ट वाकई अपराध की श्रेणी में आती है? क्या इसमें देश के खिलाफ कुछ कहा गया था? या यह सत्ता की नज़र में असहमति का अपराध बन गई? क्या एक नागरिक की राय रखने की सजा उसे जेल भेजना है? आइए इसकी गहराई में जाते हैं। पहलगांव हमला एक संवेदनशील मुद्दा था। इसमें कई जवान शहीद हो गए थे। देश में गम और गुस्सा था और लोग सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। अली महमूदाबाद की पोस्ट में भी ऐसी ही भावनाएं थी। एक तरफ शोक और दूसरी तरफ सरकार की नीतियों पर सवाल। लेकिन क्या ये सवाल इतने खतरनाक थे कि उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाए? क्या हर वह आवाज़ जो सरकार को कटघरे में खड़ा करे अब गैरकानूनी हो गई है? ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए मोहम्मद आमिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2025 को इस मामले में पहला बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि जांच जारी रहेगी, लेकिन इसका मकसद ये जानना होगा कि सोशल मीडिया पर की गई बातों का संदर्भ क्या है। कोर्ट ने साफ किया कि बिना संदर्भ के किसी भी को अपराधी ठहराना गलत होगा। यह संदर्भ का मतलब है कि पोस्ट को उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। क्या कहा गया, कब कहा गया और क्यों कहा गया। इसके लिए कोर्ट ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन करने का आदेश दिया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हों ताकि वे अनुभव के आधार पर यह तय कर सकें कि इस पोस्ट में वास्तव में कोई अपराध छिपा है या नहीं। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कोर्ट निष्पक्षता चाहता है, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जांच केवल सच्चाई तक सीमित रहे, ना कि सत्ता की मनमानी तक। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता की निजता का सम्मान होना चाहिए। क्या यह वादा धरातल पर लागू होगा या ये फिर कागजी बातें बनकर रह जाएगा? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। 28 मई 2025 को कोर्ट ने और सख्ती दिखाई। उसने कहा यह जांच सिर्फ उन 2 FIR तक सीमित रहेगी, ना उससे आगे और ना पीछे। जांच का मकसद यही रहेगा कि क्या सोशल मीडिया की उन 2 पोस्ट में कोई अपराध है, अगर है तो वह किस कानून के अंतर्गत आता है। क्या यह पोस्ट भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A देशद्रोह के तहत आती है या फिर यह सिर्फ सरकार की नज़र में असहज राय है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच को किसी भी तरह से विस्तारित नहीं किया जाएगा ताकि याचिकाकर्ता पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। यह सुप्रीम कोर्ट का संतुलन देखने लायक है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा और दूसरी तरफ कानून की मर्यादा। कोर्ट ने ना तो जांच रोकी और ना किसी को अनैतिक बोलने की छूट दी, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया कि किसी को केवल राय रखने पर सजा ना दी जाए। ये एक ऐसा फैसला है जो सत्ता को चेतावनी देता है कि वह नागरिकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें। लेकिन क्या यह चेतावनी सत्ता के लिए पर्याप्त होगी या फिर सरकारें अपने तरीके से दबाव बनाती रहेंगी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि महमूदाबाद ने जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिवाइस जांच एजेंसियों को सौंप दिए। इन उपकरणों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया और अब रिपोर्ट की समीक्षा एसआईटी कर रही है। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर याचिकाकर्ता खुद सामने आकर सहयोग कर रहा है तो फिर उसे डराने धमकाने की क्या जरूरत थी? क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक उदाहरण बनाने के लिए थी ताकि बाकी लोग सोशल मीडिया पर चुप रहें? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया। 16 जुलाई 2025 को कोर्ट ने कहा कि अब जबकि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग कर दिया है और अपने सभी उपकरण दे दिए हैं, तो अब उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश साफ करता है कि कोर्ट जांच को तेज करना चाहता है, लेकिन साथ ही याचिकाकर्ता को अनावश्यक परेशानी से बचाना भी चाहता है। लेकिन क्या यह आदेश वाकई याचिकाकर्ता को सुरक्षा दे पाएगा या सत्ता अपने तरीके से दबाव बनाती रहेगी? ये सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उस भ्रम को भी दूर किया जो 21 मई के आदेश के बाद पैदा हुआ था। इस आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता कोई और पोस्ट नहीं करेगा। इस बात को कुछ लोगों ने मान लिया कि अब महमूदाबाद की तरफ से कोई लेख, टिप्पणी या पोस्ट लिखने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ने इस भ्रम को तोड़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पूरा अधिकार है कि वह सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट लिखे, लेख लिखे या अपनी राय रखे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, वह किसी न्यायालय में चल रहे यानी सब जुडिस मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा। यह आदेश लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है। इसका संदेश साफ है, कोर्ट व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना नहीं चाहता, वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई न्यायिक प्रक्रिया बाधित ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शर्त पर्याप्त है? क्या सरकारें इस शर्त का दुरुपयोग करके औरों को चुप कराने की कोशिश नहीं करेंगी? क्या ये सारी कार्रवाइयाँ सिर्फ सत्ता की ताकत दिखाने का एक खेल नहीं है? क्या ये एक सुनियोजित साजिश है सत्ता को चुनौती देने वालों को चुप कराने की? अब सवाल ये उठता है कि जब व्यक्ति खुद सामने आकर सहयोग कर रहा है, जांच में हिस्सा ले रहा है, अपने डिवाइस दे रहा है, तो क्या उसे गिरफ्तार करना जरूरी था या सिर्फ ये एक उदाहरण बनाने के लिए जिससे बाकी लोग डर जाएं और धमक जाएं? क्या अब हम ऐसे समय में आ चुके हैं जहां सरकारें आलोचना या सवाल पूछने से डरने लगी है? क्या हर ट्वीट, हर पोस्ट को अपराध का चश्मा पहनाया जाएगा? क्या हर असहमति को देशद्रोह माना जाएगा? ये सवाल हर उस नागरिक के सामने है जो आज़ादी की हवा में सांस लेना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एसआईटी 4 हफ्तों के भीतर अपनी जांच पूरी करे। अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को होगी। तब तक महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी। लेकिन ये रोक कितनी मायने रखती है जब तक सत्ता का दबाव और डर लोगों के मन में बना रहेगा? क्या ये फैसले वाकई नागरिकों की आज़ादी को बचा पाएंगे या फिर ये सिर्फ कागजी जीत बनकर रह जाएंगे? क्या ये एक ऐसी शुरुआत है जो सत्ता के अत्याचार को खत्म करेगी या फिर ये भी समय के साथ धुंधला जाएगा? सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों डर पैदा करना चाहती है सरकार? सोशल मीडिया से क्यों डरती है, ये भी सोचिए। अब सोचिए, सोशल मीडिया जो कभी जनता की आवाज़ बना, क्या अब डर का माध्यम बनता जा रहा है? क्या लोग अब सोच समझकर पोस्ट करेंगे कि कहीं सरकार नाराज ना हो जाए? क्या सोशल मीडिया अब अभिव्यक्ति की जगह नहीं बल्कि सेंसरशिप का हथियार बन गया है? क्या हमारा संविधान जो हमें बोलने की आज़ादी देता है अब सत्ता के आगे बेबस हो गया है? पिछले कुछ सालों में कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों को उनकी पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। क्या ये एक पैटर्न है? क्या सरकारें अब हर असहमति को दबाने की कोशिश कर रही हैं? उदाहरण के तौर पर 2023 में एक युवक को अपने ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया जिसमें उसने किसान आंदोलन पर सवाल उठाए थे। 2024 में एक महिला को अपनी फेसबुक पोस्ट के लिए हिरासत में लिया गया जिसमें उसने सरकार की स्वास्थ्य नीति पर टिप्पणी की थी। क्या ये सारी घटनाएं एक संकेत हैं कि सत्ता अब हर आवाज़ को दबाना चाहती है? क्या ये एक सुनियोजित साजिश है जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है? संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि संविधान में दिया गया अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कागज पर नहीं बल्कि व्यवहार में भी जीवित रहना चाहिए। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता अब खतरे में है? क्या सरकारें अब हर उस आवाज़ को दबाना चाहती है जो उनके खिलाफ उठती है? अनुच्छेद 19(2) में कुछ प्रतिबंधों का जिक्र है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और देश की सुरक्षा। लेकिन अब क्या ये प्रतिबंध अब सत्ता की सुविधा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान किसी भी तरह का दबाव या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन क्या यह वादा धरातल पर लागू होगा या फिर ये भी कागजी बातें बनकर रह जाएंगी? क्या एसआईटी निष्पक्ष रहेगी या सत्ता के इशारे पर चलेगी? क्या यह जांच वाकई सच्चाई तक पहुंचेगी या फिर यह भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? ये सवाल अभी अनुत्तरित हैं और इनके जवाब भविष्य की सुनवाई में मिलेंगे। जनता की भूमिका और भविष्य तय करेंगे। कोर्ट का ये आदेश उस संतुलन का उदाहरण है जहां कानून का पालन भी हो और नागरिक अधिकार भी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या यह संतुलन वाकई कायम रह पाएगा जब तक सत्ता का दुरुपयोग जारी रहेगा? क्या यह फैसला सिर्फ एक अस्थायी राहत बनकर रह जाएगा या ये एक नई शुरुआत है? हमें इस पर गहराई से सोचना होगा। अब बात आपसे, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर राय रखने के लिए एफआईआर दर्ज कराना सही है? क्या आपको कभी ये डर महसूस हुआ क्या कि कुछ कहने से आपको कोई नुकसान हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपका एक ट्वीट आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है? क्या आप भी अब चुप रहने की सलाह देते हैं ताकि सरकार की नज़र ना पड़े? क्या आपने कभी अपने दोस्तों से कहा कि कुछ ना बोले, कहीं मुसीबत ना हो जाए? ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं, हर उस भारतीय के लिए है जो आज़ादी की हवा में सांस लेना चाहता है। आपकी राय हमारे लिए ज़रूरी है। नीचे कमेंट लिखिए और देश के इस सबसे बड़े सवाल पर अपनी आवाज़ जोड़िए। क्या आप चुप रहेंगे या अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे? क्या आप इस सेंसरशिप के खिलाफ बोलेंगे या डर के आगे झुक जाएंगे? आपकी एक आवाज़ बदलाव ला सकती है। क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए आगे आएंगे? और अगर आप चाहते हैं ऐसी रिपोर्टें आप तक लगातार पहुंचे तो 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सवाल पूछते रहेंगे, हम सच दिखाते रहेंगे, क्योंकि आपसे किया वादा है सिर्फ जनता का साथ, जिस सच की किसी सत्ता का साथ नहीं, आपका साथ चाहिए। हम आपके साथ हैं और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।